Good morning everyone. Myself Aditya Yadav from Kassan by St. Paul's English School. So today I am going to teach you SST Geography Chapter 6. चैप्टर का नाम है जल। चलिए हम इसका पहले परिचय आपको दिला देते हैं। तो परिचय है ताज़ा एवं लवणीय जल। ताज़ा जल एवं लवणीय जल। दूसरा है जल स्रोत का वितरण और तीसरा है महासागरीय जल और उसका तापमान, लवणता और परिसंरचना। और चौथा है लहरें और ज्वार भाटा और चौथा है महासागरीय धाराएं। पांचवा विशेष अध्ययन हम लोग करेंगे सुनामी का। तो पहले हम लोग ताज़ा एवं लवणीय जल के बारे में आपको बता देते हैं। तो चलिए, लवणीय जल हमारे महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है और यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, मगर ये जो महासागरों के जल होते हैं वो महाद्वीपों को जोड़ने में बहुत ही बड़ा मदद करते हैं और यही एक दूसरे से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह तापमान को सामान्य बनाए रखने में भी सहायता करता है और समुद्र और महासागरीय जलवाष्प के दो प्रमुख स्रोत हैं और इन्हें हम जिनके कारण धरती पर वर्षा होती है और जल में ऊष्मा अवशोषित करने के लिए क्षमता बहुत ही अधिक है। अंततः चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ताज़ा जल पढ़ेंगे। अब तो ताज़ा जल झील, नदियों आदि में पाया जाता है जिसे पीने के लिए भी उपयुक्त है ये, और ये बहुत अधिक मात्रा में भूमि के अंदर भी चली जाती है जो कि हमें वो वाष्पीकरण भी होती है और जिसे भूमिगत जल कहा जाता है। उच्च पर्वतों व हिमखंडों, अंटार्कटिका के बर्फ़ की चादरें के रूप में भी ताज़ा जल उपलब्ध है और गर्मी के दिनों में हिमखंड पिघल जाते हैं और इनका जल नदियों, झीलों आदि में जाकर मिल जाता है। धरती पर बहने के बाद अधिकांश नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है। और अब जल चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब जल चक्र से लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए आप लोग, जल चक्र का है। यहाँ पर हम लोग ये बर्फ़ और हिम के रूप में संग्रह हो रहा है और यहाँ पर धरती पर गिर रहा है, मतलब हवा, मतलब कि ये जो सूर्य है, सूर्य की वजह से यहाँ पर गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से बर्फ़ और हिम के रूप में संग्रह धरती पर गिर रहा है और सतह पर अपवाह और ताज़े जल के रूप में संग्रह। और ये जो पर्वत है ना, पर्वत के ऊपर से जल आपको एक झील में गिर रहा है, झील जो कि एकदम ताज़ा जल है जिसे हम पीने के लिए भी उपयुक्त है ये। और यहाँ पर रिसाव हो रहा है, नीचे जो जल है भूमिगत जल में जा रहा है नीचे। झील का जल मतलब जब गर्म होता है, तो झील में से पानी नीचे जाता है जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन है, ये पेड़ के वजह से होता है और जब पेड़ अपना प्रभाव करता है तो वाष्पीकरण होके ऊपर की ओर जाता है पानी और भूमि के ऊपर हल्की नमी भी होती है और वाष्पीकरण होगी। झील में से वाष्पीकरण भी होती है। तो अब भूमिगत जल, सतह की ऊपरी बहाव, महासागरों से वाष्पीकरण होना, महासागर में से भी वाष्पीकरण होता है और यह सिर्फ सूर्य के कारण होता है। फिर उसके बाद ऊपर में जाके बादल में वो मिल जाता है और ये बर्फ की छोटी छोटी टुकड़े बन जाती है और जैसे ही धूप की प्रकाश जैसे ही प्रकाश बढ़ते रहती है सन की, वैसे ही यहाँ पर बादल में संघनन होने लगता है। होने से इसके कारण वर्षा होती है और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो वर्षा होने लगती है और बीच में जब हल्की सी ठंडी पड़ जाती है तो ऊपर से ओले भी बरसते हैं। और ये था हमारा जल चक्र। तो चलिए अब जल चक्र समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग निम्नलिखित में जल वितरण का प्रतिशत किया गया है और ये जल प्रतिशत है महासागर, सागर और खाड़ियों में ना लगभग 97.2% पाया जाता है, जो कि जल हमारे पीने लायक नहीं होता है, मगर उससे बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे कि विद्युत की तैयारी और अलग अलग जैसे कि और भी बहुत सारी तैयारियां होती है इनसे। और बर्फ़ की टोपियों में 2% है और भूमिगत जल 0.70% है। और वायुमंडल में 0.002% पाया जाता है और झील और नदियों में
0.000091% पाया जाता है। झील और नदियों की पानी जो होती है वो हमारे पीने के लिए उपयुक्त होती है, और अन्य जैसे कि पानी पाई जाती है 0.0889%। और ये जल की प्रतिष्ठा थी। और सागरीय जल का तापमान हम लोग बताएंगे आपको। तो हम लोग महासागरीय जल का तापमान अब पढ़ना है। महासागरीय जल का तापमान। पृथ्वी और महासागरीय जल पर ऊष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। समुद्री जल का तापमान प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। समुद्री जल का जो तापमान है प्रत्येक जगह पे प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य की वजह से होता है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास तापमान कम रहता है, जबकि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक रहता है। विषुवत रेखा के पास एक औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस है, और उष्णकटिबंधीय सागरों का तापमान सबसे अधिक होता है। गहराई में नीचे जाने पर भी तापमान घटता है। जैसे कि हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर सभी प्रकार की तापमान पाई जाती है, जैसे कि गर्मी, ठंडी, सर्दियाँ और बहुत सारे अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। तो और महासागरीय जल की लवणता और महासागरीय और समुद्र के जल में बहुत अधिक मात्रा में घुलनशील लवण होता है। इनका जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश लवण सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि महासागर या समुद्र के 1000 ग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक मौजूद है। अंततः महासागरीय समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। यह प्रतिशत समुद्र या महासागर के अलग अलग भागों में अलग अलग हो सकती है। और एशिया में स्थित इजराइल के मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है, जो कि अपने भारत में जहाँ तक लगता है हिंद महासागर में भारत में सबसे ज़्यादा लवणता है। और तैराक इसमें पलवान कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघनन बना देती है। भारी वर्षा के कारण विषुवत रेखा की तरफ जाने पर लवणता घट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग महासागरीय जल का परिचालन। तो महासागरीय जल का परिचालन, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों गतियों में गति करता है। महासागर के जल को गतिमान बनाने वाली ताकतें उस पर लगातार बल लगाती रहती है, और इस ताकत में हवाएं और चंद्रमा का आकर्षण बल भी शामिल है। महासागर या समुद्र की जल की गतिशीलता के 3 भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है: लहरें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। और महासागरीय जल की क्षैतिज गति का प्रमुख कारण पवन है। यह गति मुख्यतः प्रचलित या पछुआ पवनों, महासागरीय जल के घनत्व के उतार चढ़ाव और तापमान व लवणता में अंतर के कारण होते हैं। और ये जो हमारी महासागरीय जल में लहर उत्पन्न होती है, उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है हवाएं जब बहती है तो ये जो होता है महासागरीय जल ये लहरें उत्पन्न करती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लहरें ही पढ़नी है हमें, तो लहर के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, तो लहरों के कार्य पढ़ लेते हैं हम लोग। समुद्री लहरें अपना कार्य निम्नलिखित प्रकारों से करती है। पहली, समुद्री लहरें के कारण तटों पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे भूकूद, भृगु आदि का निर्माण होता है। यह चट्टानों को भी तोड़ देती है। दूसरा, समुद्री लहरें तटीय क्षेत्र में अपरदन कर देती है। कमजोर चट्टानें आसानी से टूट जाती है, मगर तथा उनका अपवर्षण हो जाता है। और तीसरा, समुद्री लहरों पर खेले जाने वाले खेल सर्फिंग, जैसे कि सर्फिंग बहुत लोग मज़े के लिए आते हैं यहाँ पर समुद्रों के आसपास। जब लहरें उत्पन्न होती है उस पर सर्फिंग किया जाता है, और पूरे विश्व में लाखों लोग इस खेल का आनंद उठाते हैं। चौथा, अपरदन और जमाव द्वारा समुद्री लहरें गुफाएं तथा अन्य स्थलाकृतियाँ बना देती है। और हम लोग अब पढ़ेंगे ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिसमें महासागरीय जल नियमित रूप से ऊपर उठता है व नीचे गिरता है। समुद्री जल के इस प्रकार ऊपर उठने व नीचे गिरने की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ज्वार भाटा में। जैसे कि
सूर्य चंद्रमा से 260 लाख गुना बड़ा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा बहुत ही कम है, क्योंकि यह चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से लगभग 190 गुना अधिक दूरी पर है। समुद्र या महासागरों का जो भाग चंद्रमा की ओर होता है, इसमें उच्च या पूर्ण ज्वार होता है, और जबकि अन्य जगहों पर निम्न ज्वार होता है, क्योंकि वहाँ से पानी अंदर की ओर खींचता है। तो अब ज्वार भाटा के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। ज्वार बहुत उपयोगी होते हैं। उच्च ज्वार के समय कुछ नदियों के मुहाने पर जल की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जहाज इन नदियों के किनारों पर स्थित बंदरगाहों तक सुगमतापूर्वक पहुंच जाते हैं। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह व थेम्स नदी पर स्थित लंदन बंदरगाह इन्हीं ज्वारों के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा, महासागरीय जल के लगातार ऊपर उठने व नीचे गिरने पर प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जापान आदि देशों में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं। और तीसरा होता है हमारा उच्च ज्वार के समय समुद्री खारा जल तटीय भागों के निचले क्षेत्र में भर जाता है। यह जल मैदानों में फैला दिया जाता है तथा इसे खाने वाले नमक बनाए जाते हैं। और अब चौथा, कुछ स्थानों पर ज्वार के जल का उपयोग नदियों के मुहाने पर जमी गद को साफ करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कोलकाता में हुगली बंदरगाह, जिसमें नौवा सुचारू रूप से चल सके। और अब चौथा हम लोग आखिरी ज्वार भाटा के कार्य पढ़ेंगे। और मछली पालन उद्योग के विकास में भी ज्वार अत्यंत उपयोगी है। उच्च ज्वार के समय मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। मछुआरे भाटे के समय समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तथा उच्च ज्वार के साथ तट पर वापस लौट जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। समुद्री जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षैतिज प्रवाह महासागरीय धाराएं कहलाती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः पवन के वेग से उत्पन्न होने वाली महासागरीय जल की गति है। जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से गति करता है तब यह धारा कहलाती है। धारा उत्पन्न करने का प्रमुख कारक पवन है। और धारा जो होती है, धारा की बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। और जैसे कि गर्म धाराएं प्रशांत महासागर से बहती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवत रेखा धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, जापान कुरोशियो धारा, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतरेखाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। और प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं भी हैं। पहली है उत्तरी गोलार्ध में कैलिफोर्निया धारा, और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरुवियन या पेरू धारा। अब हम लोग पढ़ेंगे सुनामी। कभी कभी लहरें जब उत्पन्न होती है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें तूफान की वजह से, तो यह सुनामी का रूप पकड़ लेती है। और इस सुनामी से बहुत बड़ा मतलब देश पे बहुत बड़ी आबादी से, मतलब अब हिंद महासागर सुनामी 2004 विशेष अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या क्या हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। 26 दिसंबर 2004 के प्रातः इंडोनेशिया में समुद्रात के पश्चिम तट पर समुद्र के नीचे एक भयंकर भूकंप आया। यह हमारे समय की सबसे विनाशकारी सुनामी थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.1 आंकी गई थी। और यह 1960 में आई चिली के भूकंप 9.5 तथा 1964 में अलास्का में आए गुड फ्राइडे भूकंप 9.2 के बाद अब तक का सबसे रिकॉर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। और यह सुबह आया। यह भूकंप इंडोनेशिया के तटीय भागों, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, थाईलैंड और अफ्रीका के पूर्वी तटों पर, तटीय भागों में जैसे कि श्रीलंका, भारत, म्यांमार, थाईलैंड और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित कुछ देशों पर कहर बनकर टूटा। ये लहरें पूरे हिंद महासागर में फैल गई तथा सोते हुए लोग को उनकी संपत्ति सहित निगल गया। और यह निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण छोर पर स्थित भारत का दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट पूरी तरह जलमग्न हो गया। इस सुनामी में
सुनामी ने भारत में अंडमान निकोबार के द्वीपों को बुरी तरह से प्रभावित किया और अनगिनत लोग लापता हुए और कई लोग इस घटना में मारे गए। और यह पर्यावरण की दृष्टि से इस सुनामी ने वनस्पति मैंग्रोव वनों तथा भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पास स्थित देशों में प्रवाल भीतियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। समूचे सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल से विभिन्न प्रकार की भयानक बीमारियां फैल गईं। यद्यपि भारत सरकार ने सुनामी से लोगों की जान व माल की रक्षा के लिए तुरंत कुछ कदम उठाए, परंतु काल का तांडव बहुत कुछ खत्म कर चुका था। और समरणीय बिंदु आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ समरणीय बिंदु है। पहली, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। यह जल महासागरों, समुद्र, नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। और हमारा पृथ्वी जो है इसे एक विलक्षण ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे लगभग 71% जल है और यह इसे जल वाला ग्रह भी कहा जाता है। और पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा पानी पाए जाने वाला ग्रह यही है, पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है। और दूसरा हम लोग समरणीय बिंदु पढ़ ले रहे हैं। महासागरीय जल विषुवत क्षेत्र के पास गर्म रहता है तथा ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाने पर तापमान घटता जाता है। और तीसरा, समुद्री जल हमेशा संरक्षित होता रहता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में संरक्षण करता है। चौथा, समुद्री जल लवणीय होता है। इसकी औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। और पांचवी, महासागरीय जल लहरों, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के मध्य से परिसंरक्षण करता है। छठवां, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कारण होती है। सातवीं, उच्च एवं निम्न ज्वार भाटा की स्थिति क्रमशः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार कहलाती है। आठवीं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सीधी सिध में आ जाने पर दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। और तथा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के समकोण की स्थिति में होने पर लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। और अब हम लोग 9वीं पढ़ेंगे। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं को गर्म धाराओं और ठंडी धाराओं में वर्गीकृत किया गया है। यह धाराएं तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। और हम लोग आखिरी समरणीय बिंदु पढ़ेंगे 10वीं। तूफान या भूकंप के दौरान बहुत बड़ी महासागरीय लहरों का निर्माण होता है। इन लहरों को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी बहुत ही